हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज में हमने मई माह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज हम अपने अगले पार्ट में जून माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जून माह के करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 1 है, अर्थात डे 14 का पार्ट 1 हम यहाँ कवर करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट 2 आएगा। इस तरीके से हमारा जून कवर हो जाएगा। तो बिना देरी के हम अपने पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में मई 1 से लेके 15 तक के आर्टिकल को कवर कर लिया था, और आप में से अधिकांश बच्चों को हमने कहा था कि हमने 15 मई से लेके 31 मई तक की क्लासेस करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में कवर कराई थी। अगर आप में से जिन बच्चों को उसकी पीडीएफ ना मिली हो तो वो हमसे पर्सनली मैसेज करके इन 16 दिन की पीडीएफ मांग सकते हैं, और यूट्यूब पे जाके उनको अलग प्लेलिस्ट में क्लासेस देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो एक महीना हमारा बीच का रह गया था, मई और जुलाई के मध्य का, वो था जून। तो जून में हमने वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो हम जून माह के करंट अफेयर्स को अपने 2 पार्ट में कवर करेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। अपने इस पार्ट में कवर करने के लिए आज हमने 1 से लेके 15 जून तक के आर्टिकल को इसमें कवर करेंगे, और दूसरे वाले में हम 16 जून से लेके आपका 30 जून तक का आर्टिकल कवर करेंगे। और जब ये कवर हो जाएगा तो हमारा फिर पूरा का पूरा आर्टिकल 31 अगस्त 2021 तक हो जाएंगे। एक पार्ट हमारा और बचेगा सितंबर का, हम देखेंगे तो अभी उसको भी हम कवर करा देंगे, मतलब 1 से लेके 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को, ताकि आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। और फिर इसके बाद हम अपने जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, मतलब मई 2020 से लेके सितंबर 2021 के 15 तक, अर्थात अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो कुछ नहीं तो हमारे पास 30 से 32 वीडियो होंगे पार्ट में। हम इन सारे वीडियो को 4 से 5 पार्ट या हो सकता है 2 से 3 पार्ट इसमें कवर कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी पूरी बातें समझ गए और आपने प्रीवियस सभी पार्ट को देखा होगा। और प्रीवियस सभी पार्ट को देखने के बाद हम यहाँ पे आज अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पीडीएफ इसकी बना ली होगी, आपको हमने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। या तो आप पीडीएफ लिख सकते हैं या आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। लिख लेंगे बहुत अच्छी बात है, प्रिंट निकलवाएंगे तो आपके लिए ही उतनी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है राज्य के मुख्य सचिव को लेके। बात चाहे राज्य के मुख्य सचिव की हो या बात चाहे केंद्रीय सचिव की हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं केंद्रीय सचिव या मुख्य सचिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है या केंद्र का जो मुख्य सचिव होता है, उसे या तो मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री, इनके द्वारा चुनाव इनका किया जाता है। दूसरी खास बात है कि मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिए इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो केंद्रीय सचिव है वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में आता है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बेसिक बातें आपको पता ही हैं कि जब आप आईएएस बनेंगे और आईएएस बनने के बाद जो आपकी लास्ट पोस्टिंग होगी, या जिसको कहते हैं कि आईएएस के पद की जो वास्तविक गरिमा है, या कहें आईएएस के पद की जो वास्तविक प्रतिष्ठा है, वो बनती है कि आप देश के केंद्रीय सचिव बने। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये सब प्रशासनिक वर्ग से आते हैं, मतलब इनका जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता और ऐसे ही किसी को केंद्रीय सचिव नहीं बनाया जाता। ठीक है, इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कभी भी इसे बदला जा सकता है या परमानेंट बना रह सकता है। वो आपकी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के मध्य की दोस्ती को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, अगर आपको मुझे बताना पड़ेगा तब तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, आपको याद नहीं रखना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अखिल भारतीय को ऐसे मतलब क्या होता है। अखिल भारतीय का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में आपको कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, ये होती है अखिल भारतीय सेवा। बाकी जो स्टेट की सेवाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का पीसीएस दिया है तो आप उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, आपने अगर जेपीएससी दिया तो आप केवल झारखंड में रहेंगे। ऐसा नहीं कि झारखंड के मुख्यमंत्री चाहें और फोन मिला दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि बाबूजी इस इंसान को हमारे यहाँ से ले जाइए, ये बोझिल का काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखने की आवश्यकता है।
फिर बात यहाँ पे आती है नागरिकता संबंधित आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक जानकारी आपको बस ये पता हो कि संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 2 है यानी कि भाग 2 और उसमें आर्टिकल 5 से 11 है, उसमें हमने नागरिकों के संबंध में कई सारी बातों का उल्लेख किया है, बट हमने सिटीजन होता क्या है इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो नागरिक और विदेशी नागरिक या कहें गैर भारतीय नागरिक इन दोनों को प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट। और इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 हैं ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी इसके इतर जितने भी हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को। अब एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपसे ये कतई नहीं पूछेगा कि 19 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, 29 में क्या लिखा, 30 में क्या लिखा। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देगा कि निम्न में से भारतीयों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ऐसा नहीं देगा। आपको यहाँ पे जो देगा वो अंदर उसमें क्या लिखा है, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या ये गैर नागरिकों को प्राप्त है, तो बिल्कुल साहब प्राप्त है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब उसको भी प्राप्त है। उपाधियों का अंत, आप कहेंगे बिल्कुल भी साहब उसको प्राप्त है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक के एक एक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस बार इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में सेट किया गया है, ठीक है। आप कहोगे सर पेपर में सेट किया गया मतलब क्या है, गलत इरादा आप तो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी इससे नहीं साहब। जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बस बता दिया, तो आप जरूर इसको याद करें, चाहे हंस के याद करें चाहे रो के याद करें, प्रियम्बल को पूरी याद रखें, उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि नागरिकता से संबंधित किसके पास कानूनी राइट है, तो नागरिकता से संबंधित संसद के पास राइट प्राप्त होता है, संसद इससे संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि संसद जब भी कानून बनाएगी यानी कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से लेके वो कैसे होंगे, साधारण विधेयक के माध्यम से, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया साधारण बहुमत के माध्यम से उसको संशोधित किया जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखने की आवश्यकता है। इसीलिए देखिएगा कि जो नागरिकता से संबंधित हमारे यहाँ प्रोविजन आया है वर्तमान भारत सरकार या जिनको चाणक्य आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा वो साधारण के माध्यम से ही पारित हुआ था। देशद्रोह क्या होता है, आपसे यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा 124A क्या है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 124A देशद्रोह या राजद्रोह दोनों एक ही चीज हैं। तो इसको ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा डिफाइन किया गया है, हाँ आईपीसी की धारा में इसे मेंशन किया गया है। और एक और खास बात कि 80-60 में जो हमारी आईपीसी आई थी या कहें इंडियन पेनल कोड से संबंधित जो भी प्रोविजन आए थे उसमें ये धारा नहीं थी, बट 80-70 में इसको मेंशन किया गया और तब से ये वर्तमान में भी विद्यमान है। हमारे यहाँ के जो बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी, इनको इस धारा के अंतर्गत भी जेल हुई थी। बस दो बातें यहाँ पे याद रखना, अब वर्तमान लोग ना तो गांधी हैं, ठीक है, और ना ही वर्तमान लोग बाल गंगाधर तिलक हैं। हाँ ये है कि कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को सरकार वैसे अंदर नहीं करती है क्योंकि जानती है कि वो अच्छे लोग हैं। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तंबाकू कन्वेंशन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर बेचारे गुटखा खाने वाले नाराज हो जाएंगे। बाकी आपसे जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि आप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए सरकार को A4 पेपर की ज़रूरत है, सरकार को मान लीजिए एक पेन की ज़रूरत है, तो सरकार क्या करती है, किसी को भेजती है कि जाओ भाई उस पड़ोसी की दुकान से सामान ले आओ, और वो बेचारा जाता है वहाँ से सामान लेके आता है, पेज होता है 100 रुपए का, सरकार को बताता है आके 150 रुपए, 50 रुपए अपनी जेब में रखता है जिसमें 10 रुपए उस दुकानदार को दे देता है। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया, मतलब कि जो भी केंद्रीय सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको चम्मच से लेके चाकू तक जो भी चाहिए वो सब का सब इस पोर्टल से खरीदें।
मतलब A to Z सामान वो इस पोर्टल से जब खरीदेंगे तो दो बातें क्लियर रहेंगी। पहला कि क्या खरीदा गया है ये सरकार को पता रहेगा, दूसरा सरकार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये लोकल प्रोडक्ट को परचेज करने में वो पता रहेगा। और इससे कैग को काफी आसानी होगी कि हमने जो चीजें खरीदी वो बिल्कुल उचित थी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। तो इतनी बातें आपको बस याद रखना है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट को शामिल किया गया है वो आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे इतनी ही बात याद रखने की आवश्यकता थी। ग्रीन गोल्ड क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है। ग्रीन गोल्ड वास्तव में बांस को कहा जाता है और मैंने आपको इससे पहले राष्ट्रीय बांस मिशन भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बांस को अब वृक्ष की कैटेगरी से हटा दिया गया है ताकि इसके बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ग्रीन गोल्ड या हरा सोना, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक तथ्य ये याद रख लेना कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा बांस की खेती करने वाला देश है, ठीक है। बस इससे ज्यादा क्या याद रखोगे। अतुल्य भारत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अतुल्य भारत क्या है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है। इंटरपोल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया था जब सीबीआई को पढ़ा रहा था, लेकिन बेसिक तौर पे फिर से जान जाइए कि इंटरपोल वास्तव में एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 कंट्री के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है, मतलब उनके सहयोग में मदद करता है। प्रत्येक कंट्री का एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, उसकी मेजबानी की जाती है। यह उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है, ये याद रखना। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला जो नोटिस है सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से, बेसिक जानकारी है, पकड़ने में मदद करता है। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना है इंडिया इसका मेंबर है और सीबीआई इससे इंडिया की डील करती है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में हालिया सुधार हुए हैं, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसके मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। इनमें से मैंने अभी सुबह ही एक देवी जी से पूछा था लेकिन मैं भूल गया था, लेकिन अभी अचानक से मुझे याद आ गया कि WHO का एक प्रोग्राम है खाद्य सुरक्षा को लेकर, रिप्लेस प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि FSSAI, F का मतलब फूड, S का मतलब सेफ्टी, S का मतलब स्टैंडर्ड, A का मतलब अथॉरिटी, I इंडिया, ठीक है। भारत की जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कई सारे मूवमेंट स्टार्ट कर रखी हैं ताकि जो भोजन हमारा वेस्ट होता है उसको सही से मैनिपुलेट किया जा सके, अर्थात लोगों को अवेयर किया जा सके कि भाई फालतू का खाना आप बर्बाद मत करिए, है ना। तो वो FSSAI की पहल है, आपको याद नहीं रखना है, बस आपको रिप्लेस जो इनिशिएटिव है ये याद रखने की आवश्यकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ईट राइट मूवमेंट, ये तो आप बता ही सकते हो, खाने से संबंधित होगा। बाकी आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। कोई भी यहाँ पे इतना बहुत दूर दूर तक आर्टिकल अब की बार हैं, कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसलिए आपसे नहीं पूछता है। बात आती है रेगमा नगा जनजाति की। रेगमा नगा जुड़ा है तो मतलब है नागालैंड से संबंधित है, अर्थात ये जो ट्राइब है ये असम, अरुणाचल, नागालैंड यहाँ से संबद्ध है। असम का कॉर्बी हिल्स इंपॉर्टेंट है, या मिकिर हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इस बार ज्योग्राफी के यूपीएससी ने पेपर में एक क्वेश्चन सेट किया है पहाड़ियों को लेके, उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूरब। तो ऐसी पहाड़ियों पे अगर क्वेश्चन आएगा और आपको दे देगा कार्बी एंगलोंग, है ना। और एक और बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है, कल या परसों से जब ज्योग्राफी शुरू होगी तो वहां हम आपको बताएंगे कि कार्बी एंगलोंग वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार या कहें प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका हिस्सा है, मतलब मेघालय के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण बताइए, क्योंकि यूपीएससी ने लगभग 1995 में और 2002 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और यूपीएससी उसको रिवाइज कर सकती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। रेगमाओं के फसल उत्सव को नगड़ा कहते हैं, नहीं पूछेगा। स्वायत्त जिला परिषद मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कई बार कि इस संविधान की 6ठी अनुसूची, कान खोल के दिमाग में डाल लेना कि साहब संविधान की 6ठी अनुसूची है, 5वीं नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती यही करके आते हैं और यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा है
कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद का गठन होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। और 6ठी अनुसूची की खास बात क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन की बात की जाती है। और ये जो स्वायत्त परिषदें हैं, इनमें 30 मेंबर से अधिक मेंबर नहीं होते, जिनमें 4 को नॉमिनेट किया जाता है, 26 को इलेक्ट किया जाता है, 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। राज्यपाल के पास पावर होती है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि इसमें संसद के या राज्य विधानमंडल के कानून डायरेक्ट हिट नहीं कर पाते, क्योंकि राज्यपाल उन चीजों को देखता है। आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यूपीएससी ने 2015 में तो बहुत सारी स्कीम पूछ ली थी, लेकिन 15 के बाद से यूपीएससी ने इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दिया। और एक बात और बताएं, आप लोगों के दिमाग में शायद कभी ये आया हो या ना आया हो, यूपीएससी की एक खास बात होती है, हर एक चीज को टेस्ट करती है हर वर्ष। मतलब एक वर्ष उसने करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए, एक वर्ष उसने आर्ट एंड कल्चर पे पूछ दिए, एक वर्ष उसने इकोनॉमी पे पूछ दिए, एक वर्ष उसने पॉलिटी पे पूछ दिए। और ये क्रम कभी दोहराती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटी का पूछ दिया और यहाँ पे इन्वायरमेंट का फिर पूछ दिया और फिर यहाँ पे पॉलिटी का पूछेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये यूपीएससी की डिप्लोमेसी है। तो जैसे अब की बार यूपीएससी ने इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे थे ना, तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी संस्थान हैं उसमें मेरे को छोड़ दीजिए, ठीक है, जितने भी संस्थान हैं, और वैसे भी हम तो संस्थान है ही नहीं, हम तो आपको पढ़ाते हैं केवल, ठीक है, उन सब का ट्रेंड अब की बार क्या रहा है, मैंने देखा है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पढ़ा रहे और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन दे रहे। अरे प्रभु, अब थोड़ा ना पूछेगा, यही तो यूपीएससी है कि आपको एक बार एग्रीकल्चर का देके आपको पूरी जिंदगी एग्रीकल्चर करा देगा उस साल, और फिर वही होता है कि आप बैल लेके खेतों में डटे हो, प्रीलिम आपका निकला ही नहीं। तो वो गंदा काम हमें नहीं करना है, हमें इस ट्रेंड को समझना है। इस बार क्वेश्चन किस पे आएंगे किस पे नहीं आएंगे ये हम आपको बैक ईयर की ट्रिक में बताएंगे। और वैसे भी हमने आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, पेपर सेट हो ही चुका है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन स्कीम पे क्वेश्चन आ सकता है, जो पुरानी गवर्नमेंट की स्कीम है उनको बस आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। खास बात क्या है कि यह एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन जिस लाइन पे बनेगा वो बनेगा कि क्या ये सभी खाद्य फसलें इसमें शामिल हैं? तो हाँ बिल्कुल साहब। क्या इसमें तिलहन फसलें शामिल हैं, मतलब जिससे तेल निकलता है? तो हाँ साहब बिल्कुल। क्या इसमें वाणिज्यिक और बागबानी भी शामिल हैं? तो बिल्कुल साहब। मोटे तौर पे कहें, किसान जो भी उपज करता है वो सब की सब शामिल हैं, केवल पशुपालन को छोड़ के, ठीक है। तो यहां पे आपके अंदर बस इतनी बुद्धि होनी चाहिए, सभी वर्ड। क्यों मैं सभी कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने सभी नहीं देखा और हमारी ट्रिक की क्लास को देख लिया तो आप यही कहोगे मास्टर जी आप ही बोले थे कि सभी जो क्वेश्चन होता है ना एक्सट्रीम होता है एक्सट्रीम, लेकिन कहीं कहीं पे सभी की जरूरत होती है। जैसे हो सकता है कि आप लोग शराब या दारू ना पीते हों, लेकिन कभी जब सर्दी लगेगी बहुत भयंकर वाली, भगवान करे ना ही लगे, ठीक है, लेकिन जब लगेगी तो रम पीना जरूरी हो जाता है, ठीक है, वो फिर दवा के रूप में काम करती है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है यहाँ पे सभी खाद्य फसलें तिलहन, ये हो गया। खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% यहाँ पे दिया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे डाटा नहीं याद रखना है, लेकिन डाटा से एक चीज याद रखनी है कि सबके लिए कॉमन यहाँ पे इंटरेस्ट प्रीमियम नहीं है, यानी कि सबका अलग अलग प्रीमियम है। अब अगर कोई किसान मान लो 100 रुपए जमा करता है किस चीज के लिए, खासतौर पे खरीफ की फसल के लिए, तो सरकार उसमें 2% का इंसेंटिव देगी। अगर कोई किसान 100 रुपए जमा करता है रबी की फसल के लिए तो 1.5 रुपए देगी। अगर कोई किसान खरीफ के लिए 100 रुपए जमा करता है तो उसे 5 रुपए की छूट देगी, है ना। तो बस इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है। खास बात क्या है कि इनके हिस्से प्रीमियम राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में प्रीमियम सब्सिडी यानी कि 90% साझा कर सकती है ना। मतलब भारत सरकार है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्रमोशन करती है, क्योंकि वो लोग बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं। तो इसीलिए आपको बस इतना याद रखना है, आपसे क्वेश्चन इसके अलावा नहीं पूछेगा।
अब बात आती है राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह को हमने पढ़ा था, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा था, गोखले साहब को पढ़ा था, लेकिन बिस्मिल साहब रह गए थे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कभी मौका मिले तो इनकी बुक को जरूर पढ़ना, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख हैं। ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में शामिल हुए। आर्य समाज कब बनी थी? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सी पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में लिखी? हिंदी में साहब लिखी। खास बात क्या थी? वेदों की ओर लौटो। और क्या बातें थी? लाला लाजपत राय ने आगे चल के एंग्लो आर्य समाज डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे बेसिक मोटी मोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। पाखंड, खंडनी, पताका, ये तो बचपन से आपको पता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। क्रांतिकारी विचार उनके दिमाग में सर्वप्रथम तब जन्म लिए जब भारतीय राष्ट्रवादी और आर्य समाज मिशनरी भाई परमानंद को दी गई मौत के सजा के बारे में उन्होंने पढ़ा। मतलब जो आर्य समाज संस्था के आगे चल के प्रमुख बने थे परमानंद, तो उनको सजा दे दी गई। तो ये भी सोचे कि बेटा ठीक है, अब हम चुप थोड़ा ना बैठेंगे, हम भी हिंसा को अपनाएंगे। और वही बात है, देखो कहा जाता है कि जो भी इंसान होता है, आप हो, हम हो, सबके सब दिल से बहुत साफ होते हैं। कभी एक मच्छर को भी मारने का प्रयास नहीं करते, लेकिन तब गुस्सा आती जब कोई हमें अनजाने में ठगता है, चीट करता है, तो मन करता है कि हाँ इसको तो फिर छोड़ना ही नहीं है ना। तब हिंसात्मक रवैया आता है। और फिर वो तो बात देश की थी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि इन्होंने किस किस संगठन का गठन किया, इनके संदर्भ में और कौन सी घटनाएं हैं। तो खास बात है, इन्होंने गेंदालाल दीक्षित के साथ में मिलकर मातृवेदी नामक संगठन का गठन किया। ये काम या कहें ये लाइन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये पीआईबी की लाइन होती है। तो इसलिए आप इसको याद रखना कि मातृवेदी संगठन किसका है? रामप्रसाद बिस्मिल साहब का। बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, जादू गोपाल मुखर्जी के साथ में मिलकर इन्होंने HRA के प्रमुख संस्थापना की, है ना। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी से आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना 1924 में हुई, ये याद रखना। और इसी के बाद फिर काकोरी कांड होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। पंकज जी, आपका जितना छूट गया 22 मिनट की क्लास छूटी है, कोई बात नहीं, आप बाकी आगे क्लास कर लेना। मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल हुए थे, आपको ये बात याद रखनी है। देशवासियों के नाम से एक पैम्पलेट निकाला था। आगे चल के इन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां के साथ में मिलकर काकोरी में ट्रेन से अपना पैसा अंग्रेजों से छीना था। इस लाइन को याद रखना जो मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं। अगर आपने कभी भी, वर्तमान भारत सरकार तो रहेगी 24 तक, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने ये वर्ड बोल दिया कि काकोरी से हमने पैसा लूटा था या काकोरी एक लूट थी, तो आप फिर देशद्रोही कहलाएंगे उस समय। और वैसे भी इस जगह पे आपका जो बुद्धि है, जो तर्क है, आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है एग्जामिनर को इसी लेवल पे क्वेश्चन पे घुमाने की। सपोज करो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि काकोरी के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप बता देना साहब, पहली बात तो ये कि काकोरी जो कांड था वो वास्तव में लूट नहीं थी। हमारा ही पैसा जब कोई हमसे छीन के ले जा रहा है तो उसको लूट नहीं बोलते हैं, उसको छीनना बोलते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो इसलिए उनको आप लूट की संज्ञा मत दो। अब आपने इतना जहां बोला ना, वो जो 6 के 6 लोग बैठे होंगे उनकी बुद्धि बस यही रहेगी कि अब इससे एक काम करते, काकोरी पे ही क्वेश्चन पूछते हैं और सिर्फ क्रांतिकारियों पे। तो 20 मिनट का पूरा इंटरव्यू आप अपने साथ घुमा लेंगे। और ये ट्रिक और टैक्टिक मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे पता है कि जो इंटरव्यू वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा वही पूछेगा जो आप चाहोगे, उसके अलावा कोई पूछ ही नहीं सकता है। और ये दुर्भाग्य की बात ये है कि जितने बड़े बड़े धंधा चलाने वाले संस्थान हैं, ये उस पर ध्यान ही नहीं देते। केवल एक ही पर्सन है जो इस चीज पे ध्यान देता है, लेकिन वो पर्सन सबका तो इंटरव्यू नहीं लेता है और बाकी भी लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। तो वो पर्सन है विकास दिव्यकीर्ति सर। उनके अंदर ये खूबी है कि आपने अगर कोई लाइन छेड़ी तो उसी पे वो डेप्थ चले जाएंगे, और डेप्थ पे इतना डेप्थ जाएंगे कि आपको उसी में उतना बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये चीज मैं आपको उन्हीं के माध्यम से बताऊंगा कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में। तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको जो बताऊंगा वही 20 मिनट में पूछेगा। 21वें मिनट में आपसे कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और वो बेचारा बहुत खुश हो जाएगा। देवी जी होंगी तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, देवता होंगे तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये नहीं टेंशन लेनी है, मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आपको ये बस बताना है काकोरी साहब लूट नहीं थी,
काकोरी एक घटना थी जिसमें हमने अपना पैसा अंग्रेजों से छीना था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एचआरए का गठन पहले हुआ, काकोरी कांड बाद में हुआ, एचएसआरए बाद में बना। ये क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जैसे कई सारे लोग थे, उनको फिर आगे चल के उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद के 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन्होंने अपनी कथा भी लिखी थी, आत्मकथा, है ना। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतनी बातें होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद नहीं रखना है। आपको अच्छा एक बात बताएं, इंटरेस्टिंग, याद रखना है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भगत सिंह जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अब बात आती है बागबानी क्षेत्र के बारे में। बागबानी क्षेत्र पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत बागबानी फसलों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये करंट क्या चीज होती है, इनको आप अपनी पुरानी इंडिया ईयर बुक में या आप ज्योग्राफी की क्लास में नहीं देख सकते। और मैं हमेशा कहता हूँ ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ें तो ये जो डाटा एग्रीकल्चर वगैरह का होता है इसको इरेज कर दिया करें, परिवहन के डाटा को फाड़ के फेंक दिया करें। कुछ बच्चे कुछ बुक में केवल यही रटते रहते हैं कि फलाना सड़क मार्ग, फलाना ये, फलाना वो, ये सब गलत चीजें हैं क्योंकि ये रोज अपडेट होता है। ठीक है, जो दुनिया के फलों और सब्जियों के उत्पादन का 12% है। भारत केला, आम, अनार, चीकू, नींबू, आंवला इन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इनमें शीर्ष में रहा है। अब ये देखो यहाँ पे दे दिया 2018-19 क्योंकि तब ये डाटा पब्लिश हुआ था। आज का आपको करंट डाटा इतना नहीं मिल पाता है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। सब्जी उत्पादन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ही पता हो कि हाँ दुनिया के मामलों में दूसरा सबसे बड़ा बागबानी फसलों में उत्पादन करता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दुग्ध में तो भाई साहब हम नंबर 1 पहले से ही है ना, तो बाकी आपको इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपने देखा होगा, जब भी आप लोग दूध खरीदते होंगे कभी भी, खासतौर पर पैकेट वाले जो बच्चे, तो वहां पे जब भी कुरियन साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है तो फोटो आती है हर एक दूध के पैकेट में। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1970 के दशक में हमने श्वेत क्रांति शुरू की थी दूध से संबंधित। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैगनी क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, कीटों से नष्ट हुई फसलों के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना कि साहब आईएलओ के द्वारा इसे जारी किया गया है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। आईएलओ की बेसिक जानकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस संस्था का गठन 1919 में हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साई के रूप में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। खास बात है कि ये त्रिपक्षीय संगठन है, मतलब कि इसमें न केवल सरकारें देश की शामिल हैं, न केवल नियोक्ता शामिल हैं, बल्कि इसमें श्रमिक भी शामिल है। अर्थात सरकार, बिजनेसमैन और मजदूर वर्ग तीनों के तीनों इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो मेंबर ही नहीं साहब, संस्थापक सदस्य भी है। और इसमें कुल 187 कंट्री हैं। भारत ने शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की, मतलब भारत इसमें 2020 में इसकी अध्यक्षता किया है। आपको एक बात और बताएं, इस समय हमारा 2021 चल रहा है। 2021 से 2022 में इंडिया वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेस्ट हैं, खासतौर पे यूएन के, उन सब में अध्यक्षता कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज़ादी के 75 ईयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो डिप्लोमेसी है, और ख़ासतौर पे हमारे एस जयशंकर प्रसाद साहब की जो डिप्लोमेसी है वो अद्भुत है। क्योंकि आप सारे देशों को मना लें इस बात के लिए कि भाई हमारा बर्थडे आने वाला है तो एक काम करो ना कि तुम भी आना गिफ्ट लेके, है ना। तो यही बात है, बाकी आपको नहीं याद रखना और कुछ भी। ठीक, अब बात आती है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये देखो यहाँ विश्व लिखा है, ठीक है, तो इसको इसने दे दिया वर्ल्ड। कहीं पे आपको वैश्विक लिखा होता है, वहां दे देता है ग्लोबल। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंग्लिश में याद करें, हिंदी में याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जबकि डिफरेंस कुछ नहीं होता दोनों में, नॉर्मल सी बात है, लेकिन चेंज हो जाता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपको यहाँ दे देगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना। और बिना देखे आप लगा दोगे वाह जीत गए हम, है ना। ये नहीं करना है आपको। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। 1974 में पेरिस में फ्रांस में एक गठित अंतर सरकारी संगठन है।
एनर्जी पे फोकस करता है। ठीक है, भारत मार्च 2017 में इसका सदस्य बना, मतलब भारत एक तरीके से इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। और रिपोर्ट इसके द्वारा कौन सी जारी की जाती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट एंड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट आपको याद रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फालतू के आर्टिकल हैं। ग्रुप ऑफ 7 ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस में भी पढ़ाया, बट इंपॉर्टेंट यही है कि 1975 में गठित किया गया। इसमें 7 देश हैं, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। मतलब इसमें रसिया शामिल नहीं है, इसमें चाइना शामिल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और इंडिया तो बेचारा है ही नहीं। ठीक है, बट इंडिया G20 का मेंबर जरूर है। ठीक है, इसका कोई औपचारिक संविधान, कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान आपस में लोग मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा जो बाइडेन साहब मिलने गए थे एंजेला मर्केल साहब से, और समुद्र का किनारा दिखा रही थी एंजेला मर्केल साहिबा, है ना। तो आप कहोगे सर आप भी गए थे क्या पीछे पीछे? बिल्कुल भी नहीं, हमको बैठा ही नहीं था जहाज में, फेंक दिया था बेचारों ने ऊपर से, है ना। तो बाकी आपको याद नहीं रखना है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो रिपोर्ट हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आज हम चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक आपको पूरा डिटेल में कवर कराएं। वर्ल्ड बैंक जो है वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक या कहें IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ 1 वर्ष 1944 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम थे। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध किन किन से है, तो IMF से है, वर्ल्ड बैंक से है, IBRD से है। ठीक है, और वास्तव में जो IBRD थी इसी को ही आगे चल के हमने वर्ल्ड बैंक कहा। वर्ल्ड बैंक करता क्या है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को फंड प्रोवाइड कराता है ताकि वहां पे डेवलपमेंट आ सके और उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बूस्ट अप कर सके। बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल साहब इंडिया मेंबर है। 189 कंट्री इसके हैं। कई सारी इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट आपको याद रखना है, जैसे आप एक और बात बताएं, ये तो आपकी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और होती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके द्वारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग जारी की जाती है, ह्यूमन कैपिटल जारी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट किया जाता है। HDI जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इस पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर के ध्यान में रखकर इसको जारी किया जाता है। जब हम क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप इतना ही जाने, वैसे हमने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे और कौन सा आर्टिकल है। आगे है इसमें 5 प्रमुख संस्थान हैं। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट नाम पता होने चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है ना, ICSID है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए। ठीक है, भारत इनका सदस्य नहीं है निवेश वालों के लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन याद नहीं रखना है। अल सल्वाडोर, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बिटकॉइन क्या होती है क्या नहीं होती। आपसे गंदा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछा था। उसने फसलों के नाम दे दिए थे। अब हम कैसे बताएंगे भाई फसलों के नाम कौन से हैं? लेकिन वही होता है ना कि 20 क्वेश्चन हमारे ऐसे देता है कि बेटा जानबूझ के तुम गलत करो, तो हमें उनको लेफ्ट करना होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, MS साहब ने क्या कहा है कि स्टेटमेंट में कि जिंदगी में 6 की 6 बॉल आएंगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमें हर बॉल को हिट करना है। कुछ बाउंसर आएंगे उनको जाने दो, है ना, लास्ट बॉल पे 6 मारेंगे। तो वही है, MSP को ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो MSP और FRP को लेके पूछा जाता है। FRP वास्तव में गन्ने के लिए जारी की जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये FRP वो प्राइस होता है जो मिल मालिक किसी भी किसान को देते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंध है। कौन इसके लिए सिफारिशें करता है, कौन इसे मतलब कहता है, तो कृषि एवं मूल्य आयोग के, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इसकी सिफारिशों को प्रमोट करता है। इसमें 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक। अर्थात आपको ये दे सकता है कि MSP के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया जाता है, केवल खरीफ की, केवल रबी की, केवल वाणिज्यिक की। तो आप बता देना प्रभु सभी की सभी हैं। ठीक है, यानी कि तीनों आती। नंबर नहीं पूछेगा, नंबर हो सकता है पीसेस वाले पूछ ले, बट यूपीएससी आपसे नंबर नहीं पूछेगी। ठीक है,
तो इतनी बातें आपको याद रखनी। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, दैट्स अ मेंस टॉपिक, ठीक है, प्रीलिम का नहीं है, प्रीलिम में नहीं बताएंगे आपको। कृषि मशीनीकरण योजना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री की यूएस यात्रा बिल्कुल भी नहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। यही तो फालतू की चीजें हमें मोटा बना देती हैं। संघाई सहयोग संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात, ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दूसरी बात, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सुरक्षा का संगठन है। आप एक बात बताइए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ना, यूरेशिया का मतलब क्या हुआ कि रसिया जो यूरोप का भाग है और हमारा जो एशिया का हिस्सा है उनका मिक्सअप, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी। दूसरी खास बात क्या, 2001 में गठित हुआ। एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, रूसी और चाइनीज। अब जब भाषा इसकी रूसी और चाइनीज है तो मोदी जी कैसे बोलते होंगे, हिंदी में, और ई बेचारे सबके साथ ट्रांसलेट सुनते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक और खास बात आपको बताएं, वो ये कि रसिया इसका मेंबर है तभी इसका नाम यूरेशिया है। क्यों, मैंने कल ही आपको बताया था कि रसिया का जो पोर्शन है, मैं आपको जैसे मैप के माध्यम से दिखाता हूं कि रसिया का जो पोर्शन है वो न केवल एशिया से लगता है, बल्कि वो हमारे यहाँ यूरोप से भी टच होता है। और यूरोप में मैंने आपको बाल्टिक सी के बारे में भी जिक्र किया था, ठीक है, कि बाल्टिक सागर से भी टच होता है। और ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये रसिया की पूरी सीमा है, तो ये यहाँ पे टच होती है, तो इसको हम कह देते हैं यूरेशिया। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये क्षेत्र लिथुआनिया के बगल में ये रसिया का क्षेत्र है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रसिया यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, इसीलिए ये एक संगठन यूरेशियन हो गया। वरना हम लोग सोचते तो यही कि एशिया होना चाहिए, ठीक है। कितने इसमें मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य तो 6 थे, बट इसमें 2 मेंबर बाद में जुड़े जो कि अस्ताना समिट से संबंध थे। कौन 2 मेंबर जुड़े थे, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जुड़े हैं, चाइना भी जुड़ा है, ये मतलब रेयर एक संगठन होता है, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें मेंबर हैं। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 ये 4 मध्य एशिया के देश इसमें शामिल हैं, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। किर्गिस्तान तो है साहब, कजाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी इनकी लोकेशन एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि ये सब कहाँ पे देश हैं। तो आप ये देखो, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अच्छे से आपको पता है कि इसमें कौन सा नहीं होगा, तो देखिए आप यहाँ पे तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तुर्क का मतलब घोड़े, घोड़े का मतलब अश्व, अश्व का मतलब असगावत, ठीक है, ऐसे राजधानी याद रखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, संघाई कोऑपरेशन नाम है, बट बेचारे की राजधानी कहाँ, चीन की बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ करा देगा, क्योंकि अधिकांश आपने जो पढ़े हैं, चाहे जितनी भी बैंकों के बारे में आपने पढ़ा है, उनमें संघाई ही आपको देखने को मिलेगा, बट एससीओ में बीजिंग है। और क्यों होगा, मोटे तौर पे सोचो, ये चाइना का संगठन है भाई, तो चाइना अपनी राजधानी को प्रमोट करेगा ना, तो इसलिए उसने बीजिंग रखा है। तो ये नाम मत भूलना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपसे पूछेगा वो है रैट्स मैकेनिज्म। आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स मैकेनिज्म का संबंध निम्न में से किस संगठन से है, G7, FATF, सॉरी दोनों तो एक साथ नहीं देगा, G7 दे देगा, ठीक है, आपको दे देगा G20 दे देगा, आसियान दे देगा और आपको SCO दे देगा। तो बता देना सब SCO से संबंधित है, जो कि टेररिस्ट मतलब वही बात है, ये खुद ही अपने आप में आतंकवादी है और यही गठन किया कि आतंकवाद रोधी संरचना, मतलब हद होती है। मतलब वो लोग जो रोज सुबह शाम पाप करते हैं, वो आके कह रहे हैं कि भारत माता की जय और भगवान विष्णु की हम पूजा करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो वही बात है कि होता है, आजकल के हमारे लोग, देश के लोग ऐसे ही करते हैं। ये बातें होगी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है कि कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, कौन इसका वो है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, है ना, किसकी अध्यक्षता वर्तमान में है, किसकी नहीं है, आपको नहीं याद रखना है। इजराइल पैलेस्टीन के बारे में बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, 6 डे वॉर हो या इंडिया की लिंक वेस्ट पॉलिसी हो या 2 स्टेट सोल्यूशन हो, है ना, या आपको जर्रा शहर हो, ठीक है, शारजाह शहर हो, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद हो, या आयरन डोम हो, कितना पढ़ोगे आप, ठीक है, बस इतनी बातें याद रखना। रासायनिक हथियार कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया है, बट आपको पता हो,
कि ये क्या है रासायनिक हथियार कन्वेंशन। तो मोटे तौर पे यही समझ में आ रहा कि केमिकल वेपन्स के प्रयोग को रेगुलेट करना या उसे रोकना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, यानी कि OPCW। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, OPCW, OECD, OPEC, ठीक है। तो तीनों भैया अलग अलग है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन से संबंधित है, ऑयल से संबंधित है ना, और ये आपका प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन से संबंधित है ना। ओपेक कंट्री पढ़ते हो, OECD मेंबर पढ़ते हो, तो ये ध्यान रखना तीनों में डिफरेंस है। OPCD का W का जो गठन हुआ था वो CW से यानी 1997 में किया गया था। रासायनिक हथियार की परिभाषा क्या है आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इतना पता होना चाहिए क्या इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया है? तो प्रभु किया है, क्योंकि इंडिया दयालु है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, तो भारत ने इसको साइन किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये 192 कंट्रीज के मेंबर हैं, जिनमें 165 ने तो साइन कर दिया है, लेकिन जो बेचारे अभी भी बच्चे हैं वो अभी मोमोज खा रहे, वो बोले अभी शर्म नहीं करेंगे, अभी थोड़ा और मोमोज खाते हैं, है ना, तो उनको खाने दो। तो आपको इतनी बातें क्लियर याद रखनी है। खास बात ये है कि 1992 में इसका मतलब आया था, मसौदा पूरा तैयार हुआ था, बाद में इन चीज़ों को अपनाया गया, ठीक है। ये क्या है? ये शर्तों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। OPCW और संयुक्त राष्ट्र के बीच 2001 में समझौता हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एटॉमिक वाला पढ़ाया था ना कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एटम्स ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, तो वो भी नोबेल से सम्मानित है, ये भी नोबेल से सम्मानित है। तो याद रखना, आप 2013 का है, अभी मिला है, तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेगा। पहला कि OPCW क्या है? ये रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने की एक वैश्विक संधि है। नंबर 2, भारत इस संधि का पुष्टि करता है, वर्ड देखना, पुष्टि करता है। नंबर 3, ये 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है। आप कहोगे जय हिंद साहब, तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। बाकी ये नहीं पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ पे कहाँ नहीं है, ठीक है। आपको बाकी यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब बेसल कन्वेंशन तो ये वो वाली है ना, बेसल बैंकों वाली। अरे प्रभु, वो बेसल मानक है, बेसल स्टैंडर्ड, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ा करो, ठीक है। वो बेसल स्टैंडर्ड है, ये बेसल कन्वेंशन है। और आपको जानकर अचरज होगा, UPSC ने यही क्वेश्चन पूछा था और उसमें मानक भी दे दिया था, कन्वेंशन भी दे दिया था। और पूछा उसने मानक था, बच्चे कन्वेंशन वाला टिक लगाया और बोले UPSC ने ना ये ऑप्शन गलत किया है ना। तो पता होना चाहिए बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, ये जितनी भी कन्वेंशन है या कहें स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सब की सब रासायनिक हथियारों से संबंधित हैं और इन सब की सबका भारत हस्ताक्षर करता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना, आपको यही दे देगा हाल ही में। वैसे तो अब की बार कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, अब नहीं पूछेगा। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, बेसिक जानकारी क्या है। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ी चुके हो, नाम से ही समझ में आता है। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। पहले केवल ये ब्रिक हुआ करता था 2006 तक, और बाद में इसमें अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। दुनिया की जो प्रमुख उभरती इमर्जिंग इकोनॉमी जिनको बोलते हैं, उनका एक तरीके का ग्रुप है, ठीक है। भारत के पास अध्यक्षता है, मैंने बोला ना, देखो इसी को बोलते हैं चतुर्बुद्धि, है ना, कि हमने बोल दिया कि 2022 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे इंडिया को वर्ल्ड के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। तो रट्टा काहे मारोगे कि 2021 में ना ब्रिक्स ने अध्यक्षता की है भारत ने, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ठीक है। इसका जो सदस्यता है उसका क्रम क्या है? तो पहले ब्राजील करता है, फिर रशिया करता है, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। मतलब अभी इंडिया के पास है, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, मतलब न्यूमेरिक नंबर पे, है ना। वो गाना आप लोगों को याद होगा ना, अब मुझे तो गाना नहीं याद है वो वाला, वैसे हम साथ साथ है मूवी, या तो फिर हम आपके हैं कौन। हाँ, उसमें वो जो मूवी होता है ना, जो गाना वो लोग बैठ के फिर खेल खेलते हैं, एक गाना बजता है और तकिए को इधर से उधर घुमाते, फिर गाना गाना पड़ता है ना। तो वो गाती हैं माधुरी दीक्षित जी, तो वही गाने की सिचुएशन होती है यहाँ पे ब्रिक्स में, रोटेशनल बेस पे, ठीक है।
दक्षिण पूर्व राष्ट्रीय एशियाई राष्ट्र संघ के बारे में, ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। मतलब आसियान की बात हो रही है। कुछ बच्चे कहेंगे साहब हिंदी में तो हमें पता ही नहीं था कि इसका नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन होता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। आसियान की बात हो रही है। आसियान वास्तव में बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैंकॉक घोषणा का संबंध निम्न में से किस संगठन से? ब्रिक्स से है ना, आसियान से है, ईस्ट एशिया समिट से है, तो आप बता दोगे नहीं बाबूजी आसियान से है। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान में कौन कौन मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन नहीं, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मतलब चाइना इसका मेंबर नहीं है, जापान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप RCEP पढ़ते हो तो उसमें 5 मेंबर और इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और 10 ये आसियान के रहते हैं। जब आप ईस्ट एशिया समिट पढ़ते हो तो RCEP के 5 होते हैं, आसियान के 10 होते हैं और 3 और होते हैं। 3 कौन? प्यारा हमारा भारत, USA और एक नाम और बता दो साहब, रसिया, ठीक है। ये 18 मेंबर कहलाते हैं। अब आप में कुछ बच्चे कहोगे साहब RCEP में तो इंडिया था ना, आपने धोखा दिया हमें। तो बिल्कुल भी नहीं साहब, RCEP से इंडिया एग्जिट कर चुका है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर याद रखनी है। चलिए इतनी बातें हो गई। मालदीव की UNGA प्रेसिडेंसी, बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने जब पहली बार इसको देखा प्रेसिडेंसी को अभी तो मुझे प्रेगनेंसी दिखा। मैंने कहा मालदीव कब से प्रेग्नेंट हो गया, मतलब हद है, ऐसे ऐसे मतलब दिख जाते हैं क्वेश्चन। खैर भारत मालदीव संबंध आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अटलांटिक चार्टर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटलांटिक चार्टर का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। इसलिए भी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि 1945 जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया कभी भी। और इस समय क्या हो रहा है कि हिस्ट्री को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, अपने अतीत को फिर से झांक कर देखने की कोशिश की जा रही है। तो मे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो पता होना चाहिए कि अटलांटिक चार्टर क्या है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा न्यू फाउंडलैंड में सरकार के 2 प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक घोषणा थी। मतलब वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा के संदर्भ में जिसे शामिल किया गया। इसमें कौन कौन सी पावर थी? एक्सिस पावर के अंतर्गत या कहें ध्रुवी शक्ति के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान। सहयोगी के अंतर्गत या कहें मित्र देश में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चाइना। सोवियत संघ तो लास्ट में आया था, पहले तो ये इसी के साथ में था, एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। वैश्विक संबंध कैसे हों उसका भव्य विजन था, है ना। बाकी आपको याद नहीं रखना न्यू अटलांटिक चार्टर 2021 क्या है, तो आप बता देना कि वर्ल्ड लेवल के कैसे संबंध होने चाहिए, आपसे पूछेगा ही नहीं। नाटो के बारे में प्रभु मैंने कल ही पढ़ाया था। मैसेडोनिया मतलब वर्तमान में नया एक ऐसा देश बना जो सदस्य बना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 क्या चाहते हो? मतलब बार बार हम इन्हीं को पढ़े, ग्रुप ऑफ 7 है ना, खुद ही हम ग्रुप हो गए एक तरीके के। डेमोक्रेसी 11 किसका कॉन्सेप्ट है? G7 का। मे भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्या है। ये G7 और अतिथि देशों द्वारा खुले समाज को लेकर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि को तरजीह देता है ताकि डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले। मतलब मोटे तौर पे वही है कि जैसे कुछ लोग नहीं बोलते हैं, इनका कहना है कि जो लोग आपके यहाँ आके बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आप उनको बोलो कि हाँ भाई साहब आप बोल सकते हो, है ना। ऐसी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे देशद्रोहिता का परिचय देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि ये हमें प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। कार्बिज बे घोषणा का संबंध किससे है? कार्बिज बे का मतलब भविष्य में महामारियों को रोकना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे देखो क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, फिर आप कहोगे चल जी तो सीरीज में तो ये दिया ही नहीं था और हम पता नहीं कहाँ से देख लिए। तो याद रखना कि साहब कार्बिज बे जो घोषणा है वो G7 से संबंधित है और इसका पर्पज है कि वर्ल्ड में या कहें फ्यूचर में कभी भी कोई पैंडेमिक ना आए, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो है ही नहीं कि ये लोग यमराज से पूछ के आए थे कि भैया पैंडेमिक ने खुद फैलाते हैं और दूसरों से कहते हैं कि हम ये करेंगे। बाकी है अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। मैंने कई बार आपको बताया कि इसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में शामिल है। लो क्या होता है, मिड क्या होता है, हाई क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है साइंस टेक में 3D के माध्यम से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी 5 है? नासा है अमेरिका की, रॉसकॉस्मोस है रसिया की, जाक्सा है जापान की, ESA है यूरोप की, CSA है कनाडा की, ठीक है। CSA का मतलब कनाडियन स्पेस एजेंसी, ESA का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इंडिया के कौन है? इसरो, ठीक है। 93 जो है वो चाइना का है, इन फ्यूचर कभी जाएगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
H10N3 का मतलब क्या है? बर्ड फ्लू का पहला मामला देखने को मिला है। बर्ड फ्लू क्या होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ठीक है। ये मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी मुर्गी, इन सबसे प्रभावित होता है। मानव, मनुष्य के साथ साथ कभी कभी स्तनधारी भी एवियन इन्फ्लुएंजा के संपर्क में आ जाते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? स्तनधारी का मतलब होता है जिनके शरीर में बाल होते हैं, नाखून होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मनुष्य का मतलब यहाँ पे ये मत लिखना आदमी, है ना। आदमी दूध नहीं पिलाता किसी को। मनुष्य का मतलब होता है आदमी और औरत, ठीक है। और मानव वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे मनुष्य मैन नहीं लिखा होगा, यहाँ ह्यूमन लिखा होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप कौन से? यूपीएससी इनमें बहुत क्वेश्चन पूछती है कि H5N1 क्या है, H7N7 क्या है, H9N2 क्या है, H10N3 क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए H5N1 जो होता है वो बर्ड फ्लू साहब होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपका H5N1, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। यहाँ खास बात क्या, भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया था। में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना भाई साहब, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि पहले घोषित किया जा चुका, अब ये फिर से आए हैं केस, तो इसलिए डर लगता है ना। और आपने देखा होगा कि ये दिक्कतें देखने को मिली हैं। शुक्र क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, इतना डिटेल में कि शुक्र का नाम है प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी, है ना। बेचारे जो प्रेम पुजारी हैं, तो फिर शुक्र का एग्जाम्पल दें। क्यों कहते हैं कि चांद के उस पार चलो, और एक से एक लोग है। चंद्रमा पे पता नहीं क्यों ऐसी तैसी की हुई है उसकी, शुक्र का भी नाम ले लिया करो कभी कभी। खैर कोई बात नहीं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ये क्या है? कोपेनहेगन में पार्टी हुई थी 2009 में, और इसमें ये हुआ था कि हम क्लीन एनर्जी को एमिट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो वैश्विक तापन है उसे कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को परिवर्तित होने से रोक सकें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 29 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया इसका एक मेंबर है, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीन, मैंने एनर्जी आपको बताया था, इनिशिएटिव किसका था? सऊदी अरब का, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन या कहें UNIDO क्या है? 170 कंट्री मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन याद रखा करो, क्योंकि नए नए होते हैं और क्वेश्चन कभी भी पूछ लेगा फिर दोबारा पूछेगा नहीं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी याद रखना, लीमा डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रूप से लीमा डिक्लेरेशन पता हो कि ये सदस्य राष्ट्रों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट और लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो ऑर्बिट क्या होता है, मैंने वहां पे पढ़ाया, यहाँ समझाऊंगा, कतई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्यूपियर बेल्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, नेपच्यून के बाद पाई जाती है, ठीक है। 2019 में अमेजॉन के द्वारा परियोजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट लून को मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। गूगल की परियोजना है ताकि उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करके हम इंटरनेट प्रौद्योगिकी को प्रमोट करें, ठीक है। तो बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और आपको खुशी माननी चाहिए, बेचारा गूगल ही आप लोगों को इस समय ऑनलाइन क्लासेस दिखा रहा है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रखना है। CSIR के हेड कौन होते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि इसके जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, साइबर क्या है, क्या नहीं, कॉर्बेक्स क्या है, आपसे सुपरसोनिक वाणिज्यिक विमान क्या है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है हमसे, तो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एनविजन मिशन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनविजन मिशन का संबंध किससे है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। दूसरी खास बात क्या है कि इसका पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना। इंडिया को एक शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन भेज रहा है, उसका क्या नाम है? इसरो के द्वारा शुक्रायण, ठीक है। अभी भेजा नहीं है, भेजेगा, तो बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। नासा के कौन कौन से मिशन जा चुके हैं? तो डाविंसी प्लस और वेरिटास हैं, ठीक है। रसिया के कौन कौन से हैं? रसिया के अंतरिक्षयानों की वेनेरा श्रृंखला है, जापान का अकुत्सुकी है ना। शुक्रायण भारत का जाएगा 2024 में बेचारा टहलते हुए, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है नहीं। डार्विनसी प्लस क्या है, ये कुछ नहीं पूछेगा डिटेल में, हमारा तो पूछता नहीं, उनका क्या पूछेगा। पैसिफाई क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसिफाई हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? तो ये एक ऑप्टोपोलरोमेट्रिक सर्वेक्षण है, मतलब एक
सर्वेक्षण है, एक तरीके का अध्ययन किया जा रहा है। किस चीज का? सितारों का, तारों का, सितारों का, कि भाई ये कैसे चमकते हैं, कैसी इनकी लाइटनिंग आती है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। ज़्यादा याद करोगे दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन शब्दावली अगर आ जाए कि पैसिफाई एक तरीके का पैसिफिक महासागर में चलने वाला यूएसए का बहुत बड़ा समुद्री सेतु पोत है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, इतनी बातें हो गई, बाकी आपको नहीं याद रखना है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस ऑलरेडी हमने पहले आपको यूएनईपी के बारे में पढ़ाया था, उसी के द्वारा इसे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। कई बार यूपीएससी सिंगल थीम पे ही क्वेश्चन पूछ देती, तो थीम पता होना चाहिए, बाकी आपको नहीं याद रखना है। श्री बिल्ली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व और वैगई रिवर, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वैगई रिवर की खास बात क्या है कि पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन होता है, तमिलनाडु के पंडिया नाडु क्षेत्र से होकर गुजरती है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पंबन पुल के पास पाक जलडमरू में जाके समा जाती है। पाक जलडमरू कहाँ पे? श्रीलंका और भारत के मध्य, पाकिस्तान के मध्य नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, वहीं पे आपको एक और मिलेगी मन्नार की खाड़ी। कुछ बच्चे कहेंगे साहब दिखाने में क्या शर्म आ रही है क्या आपको? तो बिल्कुल भी नहीं साहब, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। मतलब नाराज मत किया करो भाई आप लोग अपने आप को। तो देखो यहाँ पे है ये आपका, ठीक है, ये है आपकी मन्नार की खाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगी पाक की खाड़ी। ठीक है, और ये है पंबन आइलैंड। ठीक, कुछ बच्चे कहेंगे सर और थोड़ा जूम करके दिखा देते, तो भाई देख लो, ये लो 3D के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझ गए? चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बाकी आपको पांड्य राज्य के बारे में पता है, वैगई नदी के किनारे ये सब बसे हुए थे। ठीक है, मदुरई से होकर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मदुरई किस नदी के किनारे है, तो वैगई रिवर के। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, पांड्य राजवंशों ने संगम जो साहित्य लिटरेचर हुआ था, जो संगम काल हुआ था, ठीक है, 3 संगम हुए थे, उनका संरक्षण भी किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेगा मलाई टाइगर रिजर्व के बारे में तमिलनाडु के पास में है, नहीं पूछेगा। तमिलनाडु के अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं? अनामलाई, कल्लक्कड़, मुंडन थुर्रई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। ठीक है, आपको याद रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब बात आती है तुर्की में सी सनॉट का प्रकोप। सी सनॉट क्या है? सी सनॉट मोटे तौर पे कुछ भी नहीं, ये एक सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, तो एक तरीके का समुद्र में जो शैवाल होते हैं, ठीक है, उनके पोषक तत्वों की जब प्रचुरता हो जाए तो ये स्थिति निर्मित होती है। और इनकी अति प्रचुरता, जिसको हम लोग आगे क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग को लेके बोलते हैं। सॉरी, कोरल ब्लीचिंग मैं क्यों बोला, एल्गी को लेकर। ठीक है, तो उसी से संबंधित है कि पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण आदि के कारण मौसम काफी गर्म होने लगता है, तो उसी स्थिति का नाम है सी सनॉट। ठीक है, ये एक चिपचिपा भूरा और झागदार पदार्थ जैसा दिखता है। आपने देखा होगा कई बार आप लोग यमुना नदी के किनारे जब भी जाते होंगे तो यमुना नदी में कई बार झागदार पानी देखने को मिलता है। ठीक है, खासतौर पे जो लोग दिल्ली के रीजन में रहते होंगे, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तब आपने देखा होगा, तो वास्तव में इसी चीज़ से संबंधित एक स्थिति होती है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट है सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, एजियन सी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं। लोकेशन आपको याद रखनी है कि कहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, कहाँ पे ब्लैक सी है, कहाँ पे कैस्पियन है। ब्लैक के बारे में तो मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया था ना, GTR ब्रू के बारे में। कुछ बच्चे कहेंगे सर पीते तो चाय हो, नाम कॉफ़ी का लेते हो। भाई कॉफ़ी पीना छोड़ दिया है। ठीक है, GTR ब्रू क्या है? GTR ब्रू का मतलब जी से आपका मिलेगा यहाँ पे जॉर्जिया, टी से टर्की, है ना, GTR रोमानिया, ब्रू बुल्गारिया, ठीक है, आर फिर कहाँ गया भाई? रसिया, और यू से यूक्रेन। तो ये सब ब्लैक सी से लगते हैं। यहाँ पे आपको एजियन सी मिलेगा, सी ऑफ मरमरा यहाँ पे मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर इतनी बातें? चलिए, आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ बता दो सी ऑफ एजोव ये है कि नहीं है ना, तो आपको याद नहीं रखना है। ये हो गया, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हिंदुकुश हिमालय पर्वत कई बार मैंने आपको पढ़ाया, 3rd पोल के नाम से जाना आता है। ठीक है, ये वास्तव में एक केंद्र बनाया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन 8 देश पता हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब के सब इसमें शामिल है। अब श्रीलंका थोड़ा ना आएगा आपका हिंदुकुश हिमालय में। ठीक है, देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना ये और देहिंग पटकाई ये दोनों के दोनों असम में हैं, और देहिंग रिवर देहिंग पटकाई से आती है, मतलब पटक के देहिंग जाती है। ठीक है,
तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। आपको यहाँ दे देगा देहिंग पटकई में ब्रह्मपुत्र होके जाती है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको बस यही पता है कि देहिंग रिवर यहाँ से होके गुजरती है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये याद रख सकते हो कि भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ जंगली बिल्लियों की सातों अलग प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लियोपार्ड, तेंदुआ बिल्ली, गोल्डन कैट, जंगली बिल्ली, मार्बल कैट। हम लोग ऐसे नाम पढ़ रहे हैं जिसे बहुत बड़ा अपना ये रोल रखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जैसे ये हो, है ना, ऐसे हम लोग इनकी इज्जत करते हैं। हम लोगों का तो बेचारा कोई नाम लेता नहीं है कि हम लोगों को भी कोई किसी जंगल में छोड़ा है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बोडोलैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है, असम में है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। असम में और कौन कौन से अच्छे से आपको पता है? कांजीरंगा, मानस है, रायमोना है, पटकोई है, मानस है, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सकोया। कितनी बार पढ़ोगे, ठीक है। घड़ियालों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, तो बस आपको ये याद रखना है इनका तीनों का IUCN में क्या स्टेटस है। ये 3 तरह के होते हैं। घड़ियाल होता है तो ये क्या होता है? लीस्ट कंसर्न होता है, सॉरी, घड़ियाल जो होता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। मगर क्रोकोडाइल जो होता है वो वनरेबल होता है। और जो खारे पानी के यानी कि साल्ट क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट कंसर्न। साल्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, नमक कम हम यूज करते हैं, तो वही बात है कि कम होंगे, ठीक है। बाकी आपको याद रखना नहीं है। कहाँ पे पाए जाते हैं? चंबल में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के स्वच्छ नदी के पानी का संकेतक है। स्वच्छ नदी के पानी का संकेतक का मतलब क्या हो सकता है? ये बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। या आप में से कई सारे बच्चों ने जब संकेतक प्रजातियां मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। महानदी के बारे में लगता है आपको मैं फिर से पढ़ाऊं? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। भारत की पहाड़ियों से संबंधित है। मैकाल पर्वतमाला से गिरी है। अमरकंटक के पास से होते हुए दक्षिण में छत्तीसगढ़ की 72 पहाड़ियों पर आती। कितना पढ़ोगे भाई? बस यहाँ यही याद रखना सहायक रिवर के बारे में। शिवनाथ, हसदेव, माड, ईब, जोंक, टेल, इनका उपयोग किया जा सकता है गोदावरी और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी में घुमाने के लिए, ठीक है। हीराकुंड बांध यहाँ पे है, आपको याद नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया का मतलब ऑपरेशन ओले क्रीम वाला नहीं है, है ना। ओलिविया ओले रिडले से विचारों से संबंधित है, ठीक है। कायदे से ओले रिडले जो कछुए है ना, इनको ओले क्रीम लगानी चाहिए, है ना, तब ये और सुंदर दिखेंगे और कछुइया तो बड़ी खुश हो जाएगी, ठीक है। ओलिव रिडले कछुए क्या है? ये वर्ल्ड में पाए जाने वाले सबसे समुद्री छोटे कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक होते हैं। खास बात क्या है? मांसाहारी होते हैं। आप कहोगे साहब इस लाइन के पीछे क्यों पड़े हो, मांसाहारी होते हैं? क्योंकि बाबूजी एक बार क्वेश्चन पूछा है डुगोंग के बारे में और पूछा कि डुगोंग शाकाहारी होते हैं और बच्चे गलत करके आए हैं। 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ साहब, डुगोंग शाकाहारी होते हैं, लेकिन जो कछुए होते हैं ये वाले मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी खास बात क्या है कि ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले के लिए मास नेस्टिंग और अर्ली बड़ा प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। अर्ली बड़ा प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद वो जो सेया जाता है ना अंडे को, ठीक है, अंडा निकलने का वो प्रोसेस वही कहलाता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद में, तीनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा एक और तथ्य यहीं पे साइड में लिख लेना, भारत के, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ओडिशा के गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। IUCN में वनरेबल हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। देविका नदी तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ब्लैक कार्बन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, दिल दिया गल्ला, है ना, मूवी थी ना, उसमें सलमान भाई साहब क्या करते हैं, कैटरीना जी को सुबह सुबह खुश करने के लिए बर्फ पे खूब सारा पेंट छिड़क देते हैं, है ना। अब वो कलर तो अलग अलग होता है, कायदे से उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई ये पेंट तो तुम यहाँ पे वो कर दे रहे हो, आपकी गल्ला जी खुश हो जाएंगी, लेकिन इस कलर से इन्वायरमेंट कितना प्रदूषित होगा, बर्फ बेचारी पिघल जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, खुश करना था आखिरकार, क्योंकि साहिबा नाराज थी और रेडियो से बताओ उनका परफॉर्मेंस कराया गया। हद होती है, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन का एक तरह का एरोसोल होता है। एरोसोल का मतलब छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो तरल बूंदों का निलंबन करते हैं। एरोसोल मतलब ब्राउन कार्बन सल्फेट। अब ये क्या करेंगे, सफेद बर्फ में कोई काला इंसान छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को। इसीलिए देखना सफेद जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहां भालू सफेद मिलेगा आपको, है ना, काला वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर काला वाला बेचारे 10 भी मिल गए ना तो वो बर्फ ही पिघला देंगे, क्योंकि सन की रेज उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतनी बातें आपको पता हो।
रेयर अर्थ धातु आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन नाम पता होने चाहिए, क्योंकि गंदे गंदे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी बहुत पूछता है कि रासायनिक धातुओं के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रेयर अर्थ तत्व के संबंध में कौन कौन सी धातुएं आती हैं। तो एक बार इन लिस्टों को बस याद रख लेना, ठीक है। सीरियम, डिस्प्रोसियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैडेलिनियम, होलियम, समेरियम, स्कैंडियम, प्रोमेथियम, प्राजाडाइमियम, न्यूडियम, ल्यूटेशियम, लेथेनम, टर्बियस, थ्यूलियम, इंटरबियम, आर्टिमियम, ठीक है। ऐसे बस याद रखना, किसी को अपना नाम रखना हो तो ऐसे रख सकते हो, आर्टिमियम वगैरह, ठीक है। बाकी आपसे कोई पूछेगा नहीं, ना ही आपको कोई याद करेगा। रेयर अर्थ तत्व होते क्या है? रेयर का मतलब रेयर, कहते हैं ना कि कुछ लोग रेयर मिलते हैं, जैसे हम आप मेरे जैसा मास्टर रात को कौन शोषण करता है बच्चों का, ठीक है। तो वही बात है, रेयर होते हैं ऐसे प्लेनेट में लोग। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। 2 बच्चों की नीति चाइना ने त्याग दी है ना। आप कह रहे कि खूब बच्चे पैदा करो, मतलब वो भी मूर्ख टाइप का बेचारा इंसान है। जिनको बच्चे पैदा करने थे वो बेचारे अब तरसती हुई निगाहों से नहीं देखेंगे कि बताओ जब उनको पैदा करने थे तुमने पैदा नहीं करने दिया, अब उनके बच्चों से कह रहे हो कि तुम पैदा करो, हद होती है, ठीक है। सेज पोर्टल का क्या मतलब है? सेज पोर्टल एक विश्वसनीय स्टार्टअप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देख रेख में उपयोगी उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों को प्रोवाइड कराने का एक वन स्टॉप सेंटर है पोर्टल। जैसे आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्गों को लाठी चाहिए, ठीक है, उनको दवाइयाँ चाहिए, उनको चश्मा चाहिए, उनको ईयर्स चाहिए, है ना, कान में सुनने वाली मशीन चाहिए, ठीक है, उनको चश्मा चाहिए और भी कुछ चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे सर बुढ़िया को भी वहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बुड्ढों को बुढ़िया थोड़ा ना मिलेगी। सेहत पोर्टल कोई मैट्रिमोनी साइट थोड़ा ना है, मतलब कुछ भी आप लोग सोच लेते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई है? राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम, ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री और वय वंदना योजना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और बच्चे हमेशा इसी को एक ही साथ चीजें समझ के जाते हैं। वयोश्री जो सम्मान है उसमें क्या होता है कि जो भी बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके मान लो दांत नहीं है, ठीक है, तो नकली दांत उनके लिए आते हैं, उनकी दृष्टि दिखाई नहीं पड़ती तो उनको चश्मा, सुनाई नहीं पड़ता तो उसके लिए मशीनें, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि उनको जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। खास बात क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब स्टेट से पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये क्या है? ये वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। ये एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। मतलब कि 10 वर्षों की अवधि तक आप गारंटी रिटर्न के दर पे एक निश्चित अगर आप पैसा आपको मिलता है यहाँ पे, इससे पहले आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके ताकि बुढ़ापे में काम आ जाए। कुछ लोग नहीं है अपने बच्चों को इसीलिए पालते हैं कि बुढ़ापे में ये काम आएंगे। जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना कि मेरा नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा, है ना, और कहाँ आज राज दुलारा करता है, राज दुलारी के चक्कर में फंस जाता है। खैर, स्कूल ना जाने वाले बच्चे, ये तो आप लोगों को खुशी होगी कि ठीक नहीं जाते थे हम लोग स्कूल। आपको ये बस याद रखना है प्रबंध पोर्टल का संबंध किससे है, क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछी है, स्वयं पोर्टल, प्रबंध पोर्टल, तो पूछा जा सकता है। तो प्रबंध पोर्टल वास्तव में क्या है? ये परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां, डेटा हैंडलिंग सिस्टम के मध्य दक्षता बढ़ाने और स्कूली शिक्षा के लिए समग्र विकास को प्रमोट करने और टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने का एक कदम है। मोटे तौर पर यही समझो, ये एजुकेशन से संबंधित है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? इसमें 3 कंपोनेंट हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निष्ठा क्या है? ये भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब शिक्षकों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको बताना कि प्रभु आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। खासतौर पर लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे कई टीचर भी डीमोटिवेट थे, तो उन्हीं के ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इक्विप काफी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्षों तक 2019 से 24 के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा जो है उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। इसमें उच्च शिक्षा में सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, समावेशन लाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, उसमें गुणवत्ता लाना ताकि हमारे जो हायर लेवल के एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। उत्कृष्टता लाना, रोजगार क्षमता को बढ़ाने के सिद्धांतों पर काम करना, मतलब कि हम यहाँ पे बिजनेस स्कूलिंग को प्रमोट करें, ऐसी बातों की बात की जाती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू किया गया था, रूसा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों पैसा देते हैं।
आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूएनजीए का संकल्प 75/260 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है? एचआईवी और एड्स की प्रतिबद्धता के संदर्भ में, मतलब एचआईवी और एड्स को रोकने की बात की जाती है। ठीक है, एचआईवी क्या है? ये एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, बाकी संपर्क में आने से फैलता है एक दूसरे से। ठीक है, फिजिकली रिलेशन, मतलब ऐसे नहीं होगा कि हाँ ऐसे फैल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सरकार ने इसके संदर्भ में कई सारी स्कीम चलाई हैं, जैसे सनराइज स्कीम, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत कुछ देखने को मिला है। ठीक है, लाल रिबिन क्या है? एचआईवी पीड़ित के लोगों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में आपने देखा होगा, जब क्रिकेट होता था तो कई सारे प्लेयर लाल रिबिन लगाए होते थे। ठीक है, पिंक अगर लगाते हैं तो वो अलग चीज से संबंधित होता है। तो यही बात है। 90 गोल्स है ना, ये भी एचआईवी पॉजिटिव से संबंधित है, एचआईवी के लोगों से दूर करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है, इसका नाम CD4 प्रणाली प्रतिष्ठा प्रणाली संबंध में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन पे हमला करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? वो लड़ाई का काम करती हैं, मतलब हमें बचाती हैं बाहरी रोगों से। ठीक है, तो ये बातें हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज काफी इंपॉर्टेंट है, बट हम इनको मेडिवल इंडिया में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। इनका बर्थडे 19 फरवरी को होता है। ठीक है, 60-30 के संदर्भ में इनका बर्थडे हुआ था। 60-30 किसका टाइम पीरियड है? अकबर का तो नहीं है, क्योंकि अकबर पहले ही मर गए थे। ठीक है, अकबर के बाद मतलब जहांगीर का, शाहजहां का, ठीक है, उनका टाइम पीरियड है। कुछ बच्चे तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, और मास्टर कुछ लोग ना यही पढ़ाते हैं सिर्फ कि बाबर, उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, ठीक है, फिर उसका बेटा औरंगजेब, ऐसे बहुत पढ़ाते हैं। तो पता होना चाहिए, बाकी आपको नहीं याद रखना है। शिवाजी वास्तव में एक मराठा सेनापति शाहजी भोसले के घर में इनका बर्थडे हुआ था। ठीक है, इनकी जो मतलब माता जी हैं जीजाबाई, ठीक है, उन पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव था। 1645 में पहली बार इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्ण नियंत्रण किया था। कोंडाना किला आपसे ये नहीं पूछेगा, लड़ाइयों में सारी लड़ाइयां इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र पीसीएस देते होते तो मैं आपको सब बताता, बट आप यूपीएससी दे रहे तो केवल एक लड़ाई याद रखना, पुरंदर की 1665 में। यह मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच लड़ी गई लड़ाई थी, काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। ठीक है, 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह है ना, औरंगजेब के जो प्रतिनिधित्व उनके गए थे, उनके मध्य ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। मतलब पुरंदर की संधि का संबंध किससे है? तो इन्हीं से है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट है इनके प्रशासन पे, उसी पे क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, और प्रशासन में भी खासतौर पे अष्टप्रधान पे, यहाँ पे अष्टप्रधान में तो केवल पेशवा का नाम दिया है, बाकी अन्य का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं, जब मेडिवल इंडिया पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मलिक अंबर के सुधारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे प्रशासन की फील्ड में। ठीक है, पेशवा इनके यहाँ मुख्य प्रधान होता था। शायद एक देवी जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था पेशवाओं के बारे में, तो अब आप समझ सकते हो कि इनका इनका प्रमुख सलाहकार होता था प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है, अर्थात जैसे आज आप समझ सकते हो हमारे एडवाइजर कौन से, डिफेंस एडवाइजर जो है हमारे यहाँ अजीत डोभाल जी, उनको आप पेशवा समझ सकते हो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का, और आगे चल के मान लो यही बाजीराव बन गए। ठीक है, तो हालांकि वो तो 007 बॉन्ड है, तो नाम थोड़ा ना आ सकते हैं, तो उन्हीं को पेशवा बोलते हैं। अर्थात पेशवा मूल मराठा नहीं थे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप लोग अगर थोड़ा सा राजनीति में शौक रखते हैं, तो जब महाराष्ट्र सरकार विधानसभा को लेकर इशू आया था 2018 या 19 में, ठीक है 18 में ही आया होगा, तो उसमें क्या था कि देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, और उद्धव ठाकरे के मध्य जब टसल हुई थी, तो उसमें यही कहा गया, खासतौर पे जो उद्धव ठाकरे के जो एक प्रतिनिधि हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, उन्होंने संजय राउत, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि जो फडणवीस है ना, वो तो मराठी है ही नहीं, मराठी तो हम ही हैं, असल मराठी मानुस। तो ये लाइन का मतलब यही था, क्योंकि वो पेशवा वंशज थे, और जो मराठे थे या जो उद्धव ठाकरे हैं, ये मराठा वंशज हैं, मतलब डीएनए इनमें है मराठों का, उनमें नहीं है। तो ये समझ सकते हो, जब भी पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं तो आपको इनको बेसिक से अपने यूपीएससी से जोड़कर पढ़ना चाहिए। राजस्व प्रणाली, मलिक अंबर की काठी प्रणाली को अपनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काठी प्रणाली का संबंध किससे? रेवेन्यू सिस्टम से पूछेगा। मध्यकाल में प्रचलित काठी प्रणाली है सिंचाई कर से संबंधित, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भूमि से संबंधित है, जिससे भूमि के प्रत्येक टुकड़े को राड या काठी से, है ना, जो कि आप पढ़ते होंगे गजे, सिकंदरी और अकबर के टाइम पीरियड पे, है ना, जरी का उपयोग किया जाता था, तो वही चीजें हैं।
चौथ और सरदेशमुखी इनके टैक्स होते थे। चौथ जो होता था 1/4 पार्ट में लिया जाता था हिस्से में, जैसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले, मतलब गुंडा टैक्स, कि बेटा हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे हमला करें तो 1/4 हमें भेज देना, ठीक है। और 10% क्या होता था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी होता था एक्स्ट्रा 10% लेना। इन्होंने पूछा कि बाबूजी 1/4 तो दे ही रहे हैं, 10% काहे ले रहे हो, तो बोलते हैं देखो भाई आज हमें ना चाउमीन खानी है तो इसलिए हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे। समझ गए? तो ये बातें आपको समझना चाहिए कि सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त होता है, मतलब 1/10 ये होता था, 1/4 ये होता था। सैन्य प्रशासन में क्या था, कुशल सेनापति, इन्फेंट्री सेना, जागीर अनुदान, मतलब सरजमी प्रथा, अर्थात ये अपने सैनिकों को न केवल नगद में भुगतान देते थे बल्कि जमीनें भी देते थे, और जो जमीन देते थे उसी को सरजमी प्रथा या मोकासा प्रथा कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन मैंने भी पूछा है टेस्ट सीरीज में, आपको पता होना चाहिए कि सरजमी प्रथा मोकासा क्या है ना। टेस्ट सीरीज का मतलब एमसीक्यू वाले में, इसमें नहीं पूछा है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने की बात हुई थी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गोवा का स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास बात तो पहले यही है कि यहाँ की भाषा कोंकणी है, और कोंकणी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बाद में 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगली 8 भाषाओं को ऐड किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि 21, 71, 92 अमेंडमेंट के अलावा कौन सा अमेंडमेंट भाषाई गठन से संबंधित नहीं है या भाषाओं के संबद्ध नहीं है, तो आप बता देना कि साहब ये 3 तो हैं बाकी वो नहीं है, ठीक है। कोंकणी, मैथिली, संथाली आप ये पढ़ते हो, बोर्ड मास का नियम भी पढ़ते हो, सिंधी भी पढ़ते हो, है ना। तो इतनी बातें याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहाँ कहाँ से गिरा है, कहाँ कहाँ से नहीं गिरा है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। बाद में इसे ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने भारत में शामिल कर लिया, मतलब पुर्तगाली पहले आए थे बाद में गए थे, समझ के, पहले आने वाले और बाद में जाने वाले, है ना। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। दमन दीव वगैरह ये तो आपको अच्छे से पता है। गोवा के बारे में और बेसिक जानकारी है बस, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य, मोलम नेशनल पार्क। सलीम अली इंपॉर्टेंट है, महादेव इंपॉर्टेंट है, नेत्रावली इंपॉर्टेंट है, कोटीगांव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओपीवी सजग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नैनो यूरिया लिक्विड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एमबी टैग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वास्तव में क्या है, ये यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस के आकार का है, मतलब कोल्ड चेन के प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे कंटेनर रेलवे में देखते होगे, कई सारे ऐसे बसें देखते होगे, या आप कोविड-19 का जो वो लेके जा रही है ना वैक्सीन, जो टाटा प्रोवाइड करा रहा है अपने ट्रक, तो वो सब फ्रीजर वाले ट्रक हैं, ठीक है। तो उन ट्रकों की खास बात क्या होती है कि उनमें टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो, इसको देखने के लिए ये एमबी टैग की शुरुआत की गई है। और इसका प्रयोग जो सबसे ज़्यादा किया जाएगा वो सब्जियों में, मीट में और डेयरी उत्पादों में, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको चेक करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इनका सबसे बड़ा उपयोग होने वाला है वो है जानवर के जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में जो जानवरों का पशु चिकित्सालय होगा, ठीक है, आप लोगों में से कई बार कोई गया होगा जानवर को लेके, भैंस को या गाय को प्रेग्नेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर जो उपयोग में लाता है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के माध्यम से, वो वास्तव में एमबी टैग सिचुएशन से ही संबद्ध होता है। अब उसका जो क्रायो प्रिजर्वेशन का जो मैकेनिज्म होता है, तो उसमें एमबी टैग वो लगा देगा, पता रहेगा कि हाँ इसका जो स्पर्म है ये खराब नहीं हुआ है, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं जिससे जानवर जो है प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है नहीं। ब्लू फिन महासीर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है, बट बेसिक जानकारी पता हो। 5 जून 1984 को इसका शुरुआत हुई थी, मतलब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। खास बात यह कि इंदिरा गांधी जी ने इसमें उस समय जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ठीक है, जो कि चरमपंथी धार्मिक नेता थे, उनको पकड़ने के लिए ये अंजाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को। और इसकी परिणति यही हुई कि बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या भी होगी, क्योंकि सिखों ने ये समझ लिया, और समझना भी चाहिए कि जो मंदिर है उसमें आपने क्यों तोप, गोले या बारूद का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान था, ठीक है। वही बात है, सबका अपना अलग अलग इस पे डिबेट है, इस पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। और आपको भी न्यूट्रल रह के सोचना है,
ठीक है, देश की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, धर्म हमारा बाद में, इसीलिए इंडिया एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। अक्षरधाम पे भी हमला हुआ था तो हमने एनएसजी भेजी थी। अब वहां पे कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि अक्षरधाम पे क्यों हमने एनएसजी भेज दी, है ना। तो वही है, देश की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी क्या है, एक आतंकवाद रोधी इकाई है। 1986 के बाद इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मानेसर गुरुग्राम में है। आपको पता है हमारे यहाँ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फोर्स है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम हमला, अभी एक मूवी आ रही है अक्षरधाम को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। अब पता नहीं नेटफ्लिक्स पे या किस पे, अमेजन प्राइम पे, वो आप जानना, मैं तो बस एडवर्टाइज देख लेता हूँ। रेस टू जीरो अभियान इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक अभियान है जिसमें वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए जीरो कार्बन वाले विश्व के निर्माण करने की बात की जाती है। मतलब हम जो भी एमिशन करते हैं उसको कम से कम करने से संबंधित है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन पेंजिया, ये इंटरपोल का एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। पेंजिया का मतलब जो भी नकली और अवैध स्वास्थ्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की जाती है उनको रोकने से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल से, इंटरपोल से कौन डील करता है, सीबीआई, है ना। बाकी आपको याद नहीं रखना, युवा लेखकों के लिए युवा प्रोत्साहन नहीं पूछेगा। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और भी रिपोर्ट को लेके। हम आपके साथ रिपोर्ट ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये वास्तव में एक मैगजीन निकलती है, उसी से संबंधित एक थिंक टैंक है, लेकिन आपको ये लायबिलिटी इंडेक्स का रिपोर्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ शहर याद कर लो, ओसाका जापान का है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का है, दमिश्क सीरिया का है, लागोस नाइजीरिया का है, ठीक है। पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी का है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो इसलिए आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेल्टा और कप्पा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा है डेल्टा और कप्पा क्या है, कोरोना वायरस के दो नए वेरिएंट हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना है। कुछ कहेंगे सर कडप्पा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है, फिक्की के द्वारा। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, फिक्की 1927 में गठित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है बिरसा मुंडा के बारे में। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह इन्हीं के संदर्भ में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। उलगुलान, इसी पे यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, महान हलचल इसको बोलते हैं, तो मुंडा विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। आगे चलकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पास किया गया। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें क्लियर होने के बाद अब लास्ट हमारा एक ही दो आर्टिकल बचा होगा, नहीं बचा है, सबका सब हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अर्थात हमने 1 से 15 जून तक के करंट को कवर किया। अब हमारा अपने अगले पार्ट में 16 से 30 जून तक का करंट अफेयर्स होगा और इस तरीके से हमारी जून माह की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।